हमको कवर करना है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। सर मैंने मनीषा मैम से भी ये क्वेश्चन किया था, पर अब जैसे हमारे पास प्री बोर्ड्स नहीं है और जी आने वाला है, तो मैं जानना चाह रहा था अब हमें कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, पहली बात तो आपके जो क्रैश कोर्स के टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें अब लगभग मैथ्स में तो और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके लगभग अब 11 के टॉपिक हो चुके हैं, हम 12 के टॉपिक चलेंगे। तो उन 12 के टॉपिक को आपका डेली जैसे रिवीजन हो रहा है क्लास में, ठीक है, आपके क्वेश्चंस असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, क्लास इलस्ट्रेशन हो रहा है, तो पहला तो आपका यही होना चाहिए कि इन टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, ताकि इसमें से जो थ्योरी है, फॉर्मूला कंटेंट है, ये आपके मिस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स में आपको 11 का पूरा करा दिया है, तो आप ये देखो कि आपका कितना हुआ है, क्या जो जो चैप्टर हुए हैं उनके आपके फॉर्मूले आपको पता है या नहीं है, अब तक आपके से याद हुए कि नहीं हुए। नहीं याद हुए तो आपको पहला काम यही करना है, डेली बेसिस सुबह उठ के, आपको मैंने पहले भी कहा था, फॉर्मूला रिवीजन, जो जो भी शॉर्ट नोट रिवीजन आपको सारे पुराने चैप्टर के करते रहना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैथ्स के सारे 11 के चैप्टर को करने में आधा घंटा लगना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में 1 घंटा लगे, लेकिन डेली करोगे तो धीरे धीरे 15 मिनट पे आ जाओगे। फिर जैसे 12th होता था, फिर 12th का रिवीजन करना है। पहली चीज तो आपका ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर जो चल रहे हैं, पहली प्रायोरिटी पे वो करना, और उनके असाइनमेंट्स या फिर पीवाई क्यू, ताकि मेन आइडिया ये है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। अगर मान लो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, या फिर मान लो फंक्शन हो गया, तो फंक्शन के आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ, डोमेन रेंज कैसे निकालते मुझे पता है, कंपोजिट वाला फंक्शन में 2 तरह की वेरायटी है मुझे पता है, ऐसे ओरली खुद से पूछा करो। फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी यूज होता है, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, खुद से कागज पे लिख के देखो कि हाँ, अगर ये हुआ तो ये करते, ये हुआ तो ये करते, नहीं याद है, भूल गए हो, वापस नोट्स उठा के देखो पुराने, उसमें तो देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पढ़ाया था, तो वो देख लिया। चलो 1 1 on 2 का मतलब क्या होता है, ऐसे ओरली खुद से पूछो, कोई भी चैप्टर का क्रॉस चेक करो खुद से। आपको टॉपिक्स तो पता होते ही है, अब इतना तो हो ही, एक एक चैप्टर को 2 2 बार करा देता, आपको पता है कि हर चैप्टर में क्या टॉपिक है। मान लो टॉपिक नहीं पता है, आप सिलेबस की कॉपी लेके सामने बैठ जाओ, तो हर चैप्टर का देखो कि हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट करा था, इसमें ये सब टॉपिक है। जैसे फंक्शन की मैं बात कर रहा था, डोमेन रेंज टिक कर दो, हाँ हो गया। 1 1 on 2 में रिकॉल करो कि 1 1 निकालने के 3 तरीके, ऑन टू निकालने का एक तरीका, रेंज निकाल के कोडो में इक्वेट करना, 1 1 के F1 H2 ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 1 1 पता, ठीक है, ये पता चल गया। फिर ऑड इवन टॉपिक्स देख लिया करो आपके हर लिस्ट जो नोट्स के, ऑड इवन सोचा आपने मन में, ऑड इवन को चेक करने का ये तरीका होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, चलो ये हो गया। पीरियोडिक फंक्शन ये होता है, उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी याद है कि याद नहीं है, क्रॉस चेक करके देखो, लिख के देखो, नहीं याद है, भूल गए तो वापस नोट्स खोलो, फिर याद करो। तो हर दिन आपको ऐसे इस तरह से अपने चैप्टर्स को क्रॉस चेक करता जाना है, खाली कॉपी पेन लेके बैठो। अब फॉर एग्जांपल फिजिक्स में करना है, अब फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट का करना था, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैट में ये टॉपिक होती है, इस तरह की वेरायटी आती है कि हाँ, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ऐसे करते करते आगे बढ़ो, ताकि आप एक टिक करते जाओ कि हाँ, ये चैप्टर्स मेरे कवर होते जाए। तो ये पहला आपका होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मुला रिवीजन तो आपको डेली उठ के करो। आप जैसे आपके पास लगभग 10 दिन है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 20 दिन है, तो अगले 20 दिन में 20 बार रिवीजन होना चाहिए फॉर्मूला का। इसके अलावा संडे का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप लोग लगभग, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों की हमने भी लिस्ट भी निकाली थी कि कौन बच्चा कितनी देर पेपर अटेम्प्ट करता है, मतलब 3 घंटे का जो पेपर होता है, आप कितने टाइम पे आपका लॉग इन होता है, पर क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हो, कितने टाइम पे आप एग्जिट कर जा रहे हो, वो सारा डेटा रिपोर्ट हमारे पास आती है। तो हम देखते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे जो क्लास पे अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पेपर प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं, तो वो डेटा हम अलग निकाल के रख रहे हैं कि हाँ, ये बच्चे थोड़े अच्छे हैं। तो आपको पहली बात तो उन टेस्ट पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मैंने ऑलरेडी 2 3 बार ग्रुप में डाला भी था कि 9 से 12 का स्लॉट आपका बहुत एक्टिव अब हो जाना चाहिए, डेली पर डे। मतलब ये साइकोलॉजिकली वर्क भी करेगा। 9 से 12 के स्लॉट में अगर आप मान लो सोओगे, तो उस दिन भी आपको कहीं ना कहीं झोंके आएंगे, और 9 से 12 के स्लॉट में अगर आप फुल्ली एक्टिव रहोगे, तो आपका माइंड भी उस वक्त बहुत शार्पली वर्क करेगा। तो संडे को तो आपको 9 से 12 का स्लॉट अच्छे से यूटिलाइज करना ही है। डेली बेसिस पे भी घर पे या स्कूल में जो भी टाइम हो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, मतलब अच्छे से एक्टिवली उसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग करो। और दूसरा स्लॉट संडे के दिन भी 3 से 6 वाला है, या फिर अगर आप फिलहाल के लिए आप 2 से 5 रख सकते हो, एक ही बात है, 2 से 5 रखो, ताकि उस स्लॉट में आप अपने पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उन क्वेश्चन को, उनका सॉल्यूशन मत देखो डायरेक्टली, उनको री अटेम्प्ट करो। सारा मैंने लिख के भेजा था,
संडे का दिन तो आपको ऐसे यूटिलाइज करना ही है आपको, कि आप क्या करो, उनको क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो। देखो जो जो क्वेश्चन न्यू है उनको क्या रीअटेम्प्ट करने पे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। फिर जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे उनका फिर आप डाउट डिस्कशन के लिए वेट करो, कि शाम को डाउट डिस्कशन होना ही है, 3 घंटे में वहां यूटिलाइज करना है। इसलिए आपका संडे पूरा प्रॉपर सेट कर दिया है। पेपर को देना, पेपर में क्या गलतियां हुई उनको दोपहर में फिर चेक करना, और जो अनकंटेम्प्टेड क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करना, और उस बहाने क्या होता है, एक फुल सिलेबस पेपर से पूरे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट वापस पूरे रिवाइज होते हैं, क्योंकि लगभग हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो हर बार आप सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका रिवीजन आपका होता रहता है, और फिर जब मान लो कुछ भूल जाते हैं और सेकंड जब इसका एनालिसिस करते हैं तो वापस कॉपी खोल के देखते हैं यार इसका फॉर्मूला क्या था, फिर आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, मुझे दिमाग में रखना था, कि अगले दिन जब मॉर्निंग में वापस मंडे को रिवीजन करो आपको ध्यान रहे हाँ ये फॉर्मूला पिछली बार भूल गया था, अगले टेस्ट में ये भूलना नहीं है मुझे। और फिर शाम को डिस्कशन करना है, उस चीज को समझना है कि जो चीजें नहीं हुई है उसमें मैं ये करता तो हो जाता, तो कहीं ना कहीं मेरी ये गलती हो गई, तो और रात को सोते समय उन गलतियों को लिखना है। गलतियां सब कब लिखनी है, फाइनल डिस्कशन के बाद। क्या आज के पेपर में मैंने ये करा, रिएट एनालिसिस खुद से किया, फिर जब सर ने ये तरीका बताया तो मेरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गलतियां है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट ट्रिक्स। आप उस पेपर की अपने डायरी में लास्ट जैसे मान लो 9:30 बजे डिस्कशन ओवर हो जाता था, खाना वाना खा के 10 10:30 बजे उस दिन का पूरा समराइज करके लिखना कि आज ये चीजें मैंने सीखी, ये शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, ये तरीका यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ये तरीका सर ने बताया इसको ध्यान रखना है, और ये गलती मेरे से इस टेस्ट में हुई तो अगले टेस्ट में मुझे ध्यान रखना है। अब आपके पास मुश्किल से 3 या 4 टेस्ट बचे हुए हैं, ये 4 टेस्ट में एटलीस्ट इन 4 टेस्ट को प्रॉपरली देके अपनी गलतियां पहचानो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा चाह रहे थे कि उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर देना है, तो आप देखो आपको कौन सा स्लॉट फ्री मिल पाता है, जिस दिन आप स्कूल की छुट्टी मार रहे हो अगर, तो 9 से 12 में एक स्लॉट में आप एक्स्ट्रा पेपर दे सकते हो वेडनेसडे वगैरह को। ठीक है, ताकि उस दिन आप अपना पेपर खुद से प्रैक्टिस कर लो। उसके लिए मैंने 1-2 बार आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप में फुल सिलेबस पेपर की एक लिंक भी भेजी थी मॉक टेस्ट की। ठीक है, उसमें 4-5 पेपर पड़े हुए, बहुत बहुत है अभी के लिए। मान लो आपको अगर वो नहीं देना तो आप क्या कर सकते हो, 2024 या 2023 के पेपर दे दो, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक भी होता है। अगर इनकेस अगर आपने ज्यादा पीवाई की प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो तो 2023-24 के आप फुल सिलेबस पेपर भी दे सकते हो, जो जेई में एक्चुअली आए हुए हैं किसी किसी भी शिफ्ट में। अगर वो भी चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, नहीं हो तो। ठीक है, वो पेपर भी दे सकते हो, तो उसकी भी सर प्रैक्टिस एक आपको बार भेज ही दीजिएगा डाउट वाले। ठीक है भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो वेडनेसडे को 3 पेपर और दे दो, 3 पेपर तो यहाँ पे होंगे ही सही, 5, 12 और 19 को। 3 पेपर आप अपनी तरफ से दे दो, 8, 15 और 22 को। तो 6 पेपर आपकी तरफ से प्रैक्टिस होंगे, 6 बार रिवीजन होगा पर डे के बेसिस पे। मॉर्निंग में उठ के आपको डेली रिवीजन करना ही है, और उठने की आदत मिनिमम 6 से 7 आप रख ही लो, क्योंकि अगर आपका पेपर 9 बजे होगा तो आपको घर से 6 बजे कैसे भी निकलना पड़ेगा। तो आपकी अब हैबिट हो जानी चाहिए अगले 20 दिन तक कि आप 5-6 बजे उठो, चाहे ठंड हो गर्मी कुछ भी हो, आपको उठने की हैबिट बनानी ही पड़ेगी। अदरवाइज आपका वहां पे दिन कैसा निकलेगा पता नहीं। सुबह का स्लॉट हुआ, अब सुबह का आएगा दोपहर का आएगा वो तो अभी पता नहीं चलेगा जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो चाहे सुबह का हो या दोपहर का हो, जो भी स्लॉट है हम दोनों में एक्टिव रहेंगे। सोने का टाइम एक ही होगा, वो भी रात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 10 बजे सो गए, उसके बाद आपने काम निपटा दिया। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज, अब देखो जो चीजें बची है ना उनको अच्छे से कंसेंट्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अब लगभग पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस अगले 2 वीक चलेगा। ठीक है, अभी हमने आज मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आज या फिर मंडे तक आपका ये कवर हो जाएगा, और अगले 2 वीक में आपको पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये 2 चीजें वो भी अपने आप में 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज कवर करते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लेना। ऑलरेडी थ्योरी आपको पता ही है। ठीक है, ये सब करने के बाद शॉर्ट नोट नहीं बने, फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनी हो तो उसको एक सिंगल पेज की बना लेना। ये काम आपको करना है तीनों सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में अगेन आप अपने हिसाब से थोड़ा देखना किस तरह से आप चीजों को और बेहतर बना सकते हो। जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है उनकी डेली बेसिस पे थोड़ा 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 प्रैक्टिस करते रहो। कुछ चीजें आपको पेपर देते टाइम ही समझ में आ जाएगी कि यार इस चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो उस चैप्टर के भी आप है ना, अगर ज्यादा टफ लग रहा है तो उसके टफ क्वेश्चन छोड़ दो, मीडियम क्वेश्चन भी छोड़ दो, उसके इजी कॉन्सेप्ट पे कंसेंट्रेट करो, उसी की बार बार प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यार मेरे से कोनिक सेक्शन मुझे टफ लगता है, मुझसे उसके टफ क्वेश्चन नहीं बन पाते, कोई बात नहीं, मत करो टफ क्वेश्चन, उसके इजी लेवल क्वेश्चन सारे करो। उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे अच्छे से करो, इजी लेवल भी कर लिया बहुत है। ठीक है, किस्मत का अगर आपके सेक्शन में इजी आ गया तो कर लेना, ज्यादा टफ है तो छोड़ देना, छोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे भी हम 100% अटेम्प्ट यू भी नहीं करने वाले, राइट। हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम हमसे कितना हो पाएगा, अगर हमको कट ऑफ या ठीक ठाक परसेंटाइल मिलेंगे 12 से 15 क्वेश्चन।
कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन तो यूं भी छोड़ने ही है। तो 10 क्वेश्चन कौन से छोड़ने, जो भी चैप्टर से टफ क्वेश्चन आएगा, हार्ड आएगा, वो मुझे से छूट जाएगा। लेकिन हाँ, इजी वो मीडियम वाले का मुझे को टारगेट करना, तो वो मुझे करते जाना है और मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको लग रहा है ऑलरेडी, देखो आपको असाइनमेंट तो ये मिलते ही हैं, उन असाइनमेंट में भी मिक्स क्वेश्चन होते होंगे, हो सकता है टफ भी हो, हार्ड भी, तो वो जजमेंट आपको लेना है। अभी जैसे मान लो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का मैंने अगर असाइनमेंट डाला है, तो वो उसमें हो सकता है एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन एडेड हो, मेंस के भी कुछ क्वेश्चन एडेड हो, हार्ड वाले भी क्वेश्चन एडेड होंगे, तो आप छोड़ देना। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा असाइनमेंट ही करना है। आपको अपनी हिसाब से आपको जजमेंट लेना होगा कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, इजी मीडियम क्वेश्चन मुझसे हो रहे तो मैं हार्ड कर लेता हूँ, ये चैप्टर मेरा थोड़ा वीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो समय बर्बाद नहीं करूंगा, इजी मीडियम क्वेश्चन लेके आगे बढ़ जाऊंगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि मेरे को असाइनमेंट तो सब बच्चों के हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको अपने जजमेंट खुद लेना है कि इस चैप्टर के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, हर चैप्टर का एक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल फॉर्मूले पता होना चाहिए, ताकि कैसे भी करके कम से कम 8-8 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में तो मुझे करना है, ताकि मेरा कट ऑफ एक बार ये क्लियर हो जाएगा, फिर एडवांस की मेहनत तो करेंगे इसे। लगभग 50 दिन का समय मिलता है एडवांस के लिए। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? आपको कॉन्फिडेंटली काम करना है, घबराना नहीं है कि बहुत सारा है, बहुत सारा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आज कवर करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत मंडे को कवर हो, लेकिन इसमें पूरी थ्योरी में कवर कर दूंगा आपकी। आपको लगभग आइडिया भी इस चैप्टर में कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, और एक आपका आएगा वहां से एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और इनवर्स की प्रॉपर्टी का मिक्स क्वेश्चन है, और एक तीसरी वेरायटी आती है पावर वाला, कि एक एक ही पावर 2020 2021 ये सब पूछ रहे हैं। ये 3 वेरायटी से ही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, और आपको उन्हीं की भी प्रैक्टिस करनी है। उसी के इजी मीडियम क्वेश्चन करो। हाँ, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इस 30 के अलावा कुछ नहीं आएगा, इन 3 के अलावा भी क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू में, लेकिन वो रेयर है, वो कभी आते कभी नहीं आते। तो आपको उन पे कंसंट्रेट नहीं करना। आपका काम क्या, अगर इनमें से आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो आपका पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। अगर ये सब हो जाते हैं, एक्स्ट्रा समय है, तो फिर एक्स्ट्रा चीजें करो, लेकिन आपके पास पता चला एक्स्ट्रा समय ही नहीं, आप करने जा रहे हो तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या करना है? ठीक यस है, सर। यस सर, यस सर। ये सब चीजों का ध्यान रखो। हाँ, एक और मैंने एक बनाया है, अभी भेजूंगा आपको मैं ग्रुप में, आज आज मैंने बना दिया है। कुछ जो हाई वेटेड चैप्टर है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं, उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो अभी मैं आज ग्रुप पे आज रात तक डाल दूंगा। उसमें से जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में ये 2 वेराइटी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो 2 वेराइटी के मैंने 10 क्वेश्चन डाल देता, आप वहां से प्रैक्टिस कर लें तो बाइनोमियल आपका निपट जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज में इन 3 वेराइटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दूसरे से भी आते हैं, लेकिन इन 3 वेराइटी के क्वेश्चन ज्यादा है, उनके क्वेश्चन मैंने डाल दी, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की 3 वेराइटी इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन मैंने डाल दी। तो ये एक लिस्ट बनाई है, लगभग तो बन चुकी, कुछ चैप्टर उसमें बाकी हैं, तो जितना बना उतना तो भेज दूंगा, जो बाकी चैप्टर उनको भी हम थोड़े दिन में भेज देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप प्लानर देखोगे आपका, ठीक है, प्लानर में भी मैंने आखिरी की 3 दिन अभी मैंने मॉडिफाई किया था, थोड़े दिन पहले प्लानर तीनों सब्जेक्ट के लिए मॉडिफाई किया। नेक्स्ट वीक से आपका वेडनेसडे भी क्लासेस होगी, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब अब वेडनेसडे छुट्टी नहीं होगी, अगले 2 वेडनेसडे उसमें आपके रेगुलर क्लासेस जैसे चलती है वैसे चलेगी। और आखिरी की जो 3 दिन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 16 17 और 18, उन 3 दिन में आपको फुल फॉर्मूला रिवीजन ही कराया जाएगा तीनों सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल 16 तारीख 17 तारीख और 18 तारीख आप कोशिश करना, अगर स्कूल में काम ना हो तो इस दिन छुट्टी मान लो, और मान लो अगर छुट्टी ले सकते हो तो सब लोग मुझे एक बार बता देना। तो मैं क्या करूंगा, 3 स्लॉट में आपकी क्लासेस लगूंगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, 2 से 2.5 घंटे की तीनों दिन, ताकि उसमें आपका तीनों सब्जेक्ट के, 1 मिनट रुको अभी हैंड मैं कंप्लीट करूँ फिर पूछ लेना जो भी डाउट। तीनों सब्जेक्ट के फॉर्मूला रिवीजन 3 हिस्सों में बढ़ जाए। जैसे केमिस्ट्री में मैंने बांटा है कि 16 तारीख को मान लो आपको इनऑर्गेनिक रिवाइज करा दिया, 17 को ऑर्गेनिक करा दिया, 18 को फिजिकल करा दिया। फिजिक्स में भी 3 पार्ट में बांट देंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे, एक दिन पूरा 11th के फॉर्मूला रिवाइज करा दिए, एक दिन 12th के। मैथ्स में भी ऐसा ही करूंगा मैं, एक दिन मैथ्स को 3 हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में बांटा है मैंने, आखिरी के 3 हिस्से ही वैसे, आखिरी के 3 दिन फुल फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा, ताकि आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाएगी, सारी चीजें एक साथ आ भी जाएगी, उस एक ही पीडीएफ में सारे फॉर्मूले भी आपके पास आ जाएंगे, ताकि अगला जो बचा हुआ जो वीक रहेगा 18 तारीख के बाद जब आपकी क्लासेस नहीं लगेगी, उसमें आपके जेई के अटेम्प्ट आएंगे 22 तारीख से चालू, तो किसी को हो सकता है 22 को, किसी को हो सकता है 25 को, किसी का 28 को। तो जो डेट्स आई है उसमें से किसी भी दिन आपका आ सकता है, तो बच्चे भी दिन में आप एटलीस्ट उन फॉर्मूला पीडीएफ को ही रिवाइज कर लोगे तो भी वो काम हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग,
वो जो वाला वीक होगा 20 से लेकर 25 वाला, उसमें रेगुलर क्लासेस नहीं लगेगी, उसमें सिर्फ इतना होगा कि जिन भी बच्चों का पेपर लेट है उनके लिए हम, जिनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है उनके वो करवा देंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल किसी का पेपर अगर मान लो 27 को, तो 22 तारीख को जो पेपर हुआ सुबह और शाम, वो क्वेश्चन की क्लास हम लगवा देंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर 23 तारीख का पेपर 24 तारीख को डिस्कस कर देंगे, 24 का पेपर 25 को कर देंगे, 25 का पेपर 26 को डिस्कस कर देंगे। हर दिन जो जो भी पेपर होता जाएगा, शाम को उस पेपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो शाम को या रात को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की 1-1 घंटे की क्लास लगेगी, उसमें आपका उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देंगे ताकि अगर आपका लेट हुआ तो आपको एक और मिल जाएगा कि रिवीजन। और जिसका जल्दी हो उसको भी डरने की बात नहीं है, जल्दी वाले के केस में ज्यादातर पेपर थोड़ा कंपेटिवली इजी भी आता है। जल्दी भी हुआ तो आपको ऑलरेडी रिवीजन तो करवा ही चुके हैं, तो आपका रिवीजन पहले हो जाएगा। हाँ अब बोलो एक करके जल्दी से बोलो क्या डाउट है। सर मेरे ना प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब दे आर स्टार्टिंग ऑन 10th। तो अच्छा। मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरा पता नहीं अब किस डे जेई का मतलब शेड्यूल होगा एग्जाम, तो उस दिन मेरा अगर प्री बोर्ड हुआ फिर। 10 से कब तक है? सर 10 से कम मतलब मेरे चलेंगे मतलब लास्ट तक, क्योंकि अभी तो रिवाइज आप डेट आनी है। यहाँ कोई बात नहीं, देखो आप स्कूल में स्ट्रिक्टली बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्री बोर्ड के मार्क्स मेरे हिसाब से तो जुड़ते नहीं है ना? सर बाद में ले लेते हैं प्री बोर्ड अगर। हाँ बाद में ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। स्कूल वाले कोई भी, ये सरकारी एग्जाम है, कोई प्राइवेट तो ले नहीं रहा, राइट? ये जो यस एग्जाम ले सर। रहे हैं वो भी एनटीए ले रहे हैं, गवर्नमेंट आइडेंटिटी ले रही है। आप स्कूल में बोल सकते हो कि इस दिन मेरा शिफ्ट है तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी, आप उसको बाद में दे देना। वो प्री बोर्ड पे देखो इतना सीरियसली हो के मतलब नहीं, नंबर कम ज्यादा आएंगे चलेगा, पास तो यूं भी हो ही जाओगे आप लोग प्री बोर्ड में, इतना तो आता ही है आपको, आया ना? थोड़े कम यस नंबर आएंगे यस चलेगा, सर। लेकिन मेन आपका जो मैटर करेगा फाइनल एग्जाम मैटर करेगा। फरवरी पूरा खाली है, सुबह कोई आपको जेई के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई स्कूल वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई प्रैक्टिकल के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट? आपके प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से निपट जाएंगे 31 जनवरी तक। तो सर एक्चुअली मेरे यस सर। प्रैक्टिकल हो चुके हैं मेरे ना, मतलब 14 फेब से मेरे बोर्ड स्टार्ट है। हाँ जो भी हो, देखो 14 फेब से भी हो ना तो भी आपको 14 दिन तो मिलेंगे ही ना फरवरी के, 14 के एक्चुअली जनवरी के भी एक हफ्ता मिलेगा, मतलब जनवरी के भी 4-5 दिन मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके कोई भी स्टेट का हो, कम से कम मिनिमम 15 दिन आपको बोर्ड्स के पहले फुल मिलेंगे। और 15 दिन में तो आप आराम से सुबह से शाम भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, राइट? और फिर हर पेपर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है तब भी टाइम मिल जाएगा। तो बोर्ड्स का लोड मत लेना, क्योंकि आपके पास बाद में कोई जेई के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपकी इवनिंग क्लासेस नहीं रहेगी, आपको देखो स्कूल नहीं जाना, इवनिंग क्लासेस नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल का कोई लोड नहीं, 15 के 15 दिन पूरा आपको बोर्ड्स में ही पढ़ना है, तो सुबह से शाम भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। और देखो अभी अपन 12th का कर ही रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मान लो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो क्या आपको अलग से बोर्ड्स के लिए करना है क्या? सिर्फ आप एक दिन में बैठोगे तो भी आपको एक दिन में चैप्टर निपट जाएगा, है ना? पिछले 5 साल के डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के बोर्ड्स क्वेश्चन लगा लेना, ये काम होंगे, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। तो बोर्ड्स के लिए अभी से लोड मत लेना, अगर मान लो अगले अगले 2 हफ्ते अगर आपने बोर्ड्स में दे दी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं जेई का, ठीक है? आपको अभी प्री बोर्ड का मतलब ये रखना है कि हाँ बस देने चले जाएंगे, उनको मुंह दिखाई करके आना है, नंबर कम आए चल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप फेब्रवरी में आप भरोसा रखना खुद पे, कवर कर लोगे आप। और फेब्रवरी में मान लो 15 दिन हो ना, तो 15 दिन में आप एक दिन छोड़ मतलब कम से कम मान लो 5-6 पेपर दे देना, फुल सिलेबस पिछले साल के बोर्ड्स के, तो ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? और आपको पेपर चाहिए तो भी मांग लेना, मैं सब दे दूंगा आपको, आप ग्रुप पे डाल देना कि सर हमको बोर्ड्स के पेपर दे दो, तो अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट भेज दूंगा आपके साथ। क्लियर है? ओके सर। ओके वैसे भी अवंती भी करवाएगा, अवंती की तरफ से भी आपकी फेब्रवरी में बोर्ड से आपके मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। जो 16 17 18 को फुल डे क्लासेज होंगी सर, हाँ उसकी मतलब जगह 15 से वो अभी पहले नहीं दे। नहीं, मेरा प्लान है ऐसा, अगर आप लोगों की तरफ से ऐसा आ गया कि हाँ सर हम उस दिन छुट्टी ले सकते हैं और हमारे स्कूल में कोई दिक्कत नहीं तो होगी, अदरवाइज इवनिंग में ही रखेंगे। फिर अगर मान लो किसी का जैसे एग्जाम मैं हुआ स्कूल बता की रहा हूँ छुट्टी नहीं हो तो इवनिंग में होगा। हाँ बोलो। सर, अभी ना 10 तक तो एक्स्ट्रा क्लास है तो उसमें भी कुछ बच्चे जा रहे वैसे नहीं आ रहे, लेकिन 10 से 15 ना पूरी छुट्टी है सीबीएसई में। तो सिर्फ 11 और से लेके उसके 15 बाद तारीख तक प्रैक्टिकल छुट्टी है 16 तक, 16 17 से फिर प्रैक्टिकल है, तो 10 से 15 मतलब 11 से 15 में ले लीजिए। नहीं, वो 11 से 15 में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है ना, वो तो क्या आखिरी के दिन है, वो भी ऐसा है ना, देखो वो ऐसा नहीं कि आपको वो उसमें क्या होगा, रिवीजन ही होगा, फॉर्मूला रिवीजन। इनकेस अगर आपका ऐसा होता है छूट जाता है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ पा रहे हो? जी सर। क्योंकि वो तो ऑलरेडी चीजें आपको पता ही है, राइट?
अब फॉर्मूला रिवीजन में बीच में तो नहीं करा सकता ना, जब तक सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम फॉर्मूला रिवीजन कैसे करें। मान लो मैं अभी करा दूं, पता चला मेरा अभी तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस बाकी, तो पहले तो मैं वो कराऊंगा ना। आपका फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, ये सब बाकी है ना, तो पहले तो वो कवर जी होगा। सर। रे ऑप्टिक्स लगभग मैंने प्लानर अभी मॉडिफाई किया तो सब याद है कि क्या क्या बाकी है, तो वो कवर हो जाएगा एक बार। उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन में मजा आएगा आपको, है ना। आप एक बार असाइनमेंट कर लोगे, फिर कर लोगे, तो इनकेस अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो घबराना नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल 16, 17, 18 को आपको कुछ काम है, वो छूट गया है, तो आप शाम को या दिन में आके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। मेरा टारगेट एक्चुअली ये था कि हो सकता है 1 घंटे में कवर ना हो पाए, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि इवनिंग में ना रखूं, एटलीस्ट 2-2 घंटे एक टीचर को मिलेंगे तो अच्छे से रिवाइज करा पाएंगे वो 3 दिन, ठीक है। यस सर। तो इनकेस कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको छूट भी जाता है तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लें। हाँ, और बोलो, जल्दी बोलो। सर मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि जो 12th के इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका एक फॉर्मूला जो चार्ट है या शीट है वो प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, वो फॉर्मूला शीट बना नहीं पाया मैं अभी, तो फिलहाल आप जो चल रहा है उस पर कंसंट्रेट करना, और अभी क्वेश्चंस का बनाने लग गया था मैं, अभी क्वेश्चन वाला भेज दूंगा, अभी वो स्टार्ट कर दो। फॉर्मूला लिस्ट भी थोड़े टाइम में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, अभी ऑलरेडी जो चैप्टर हो चुके, जितना मैंने कंटेंट कराया ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उनको आप कवर करो। आज मैं एक और लिस्ट भेजूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, अगर वो टाइम हो तो थोड़ा थोड़ा करते रहना, कोई सर पर्टिकुलर आज वो भी चैप्टर भेज किसी में दीजिएगा रिवाइज। 23-24 के पेपर पूरे। हाँ, ग्रुप पे डाल देना, अभी क्लास के बाद याद रहेगा, मेरे को याद नहीं रहता, नहीं तो भूल जाता हूँ, ठीक है। 2-3 बार रिमाइंड डाल देना। और कुछ चाहिए किसी को, और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यू आ रहा हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो भी बता दो। सर आपने वो हम्म। टेस्ट को वो करा था कि टेस्ट के क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व करें उस संडे को ही, तो सर हम्म, वो ओपन तो होते नहीं है, लाइक क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं सकते उस पूरे दिन। ओपन नहीं होते? नहीं मतलब उस पूरे संडे को हम ओपन नहीं कर सकते दोबारा। लॉक लग अच्छा, जाता है। ठीक है, तो एक काम करना। संडे के बाद हो जाता है। हाँ, तो एक काम कर, जैसे पहले बोलना था ना, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर देना, जैसे जिनका भी पेपर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने वरुण है, तो आपने अगर मान लो पेपर हो गया 12:30 तक, आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर मैंने अपना पेपर सबमिट कर दिया है, तो मुझे पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, बस वो किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। ओके सर। आप मुझे अलग से मैसेज ड्रॉप कर दो, अगर आपका पेपर हो जाता है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, सर मुझे पीडीएफ भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा। और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो? नो सर। ठीक है, कितनों का 9:30 हो गए, ठीक है। अब जो अब रैपिड फायर खेलेंगे, मतलब रैपिड फायर चलेगी। आज के लेक्चर में मैंने सारी थ्योरी डाल दी इसमें लगभग, ठीक है। मतलब पूरी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में जितना भी मेंस के लेवल पे आ सकता है वो सारी थ्योरी, सारे फॉर्मूला इसमें कवर है, तो थ्योरी वाइज तो आपका अच्छे से हो ही जाएगा। इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं अगेन एक असाइनमेंट मैंने अपलोड तो किया है वहां पे, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। अगर आपका इसमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, इजी मीडियम में क्लियर, तो उस पे आप जाना, अदरवाइज मैं आपको 2023-24 का क्वेश्चन के पीवाईक्यू उसमें से आप ट्राई कर लेना, वो उसकी पीडीएफ भी वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो जजमेंट प्रॉपर लेना, ठीक है। मेरा आज टारगेट क्या रहेगा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छे से समझा दूं कि अगर ये वैरायटी आती है तो इसको करने का ये तरीका, ये वैरायटी आती है तो इसको करने का ये तरीका, वो हम पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई आज आप पीवाईक्यू में कर लेना 23 और 24 में, उसमें भी इजी मीडियम का टारगेट पहला होना चाहिए। इनकेस किसी बच्चे का ऐसा है कि सर मेरे को इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग है, मेरा हो गया ऑलरेडी, तो आप फिर वो असाइनमेंट कर लेना जो वहां पे अपलोडेड है आपके क्रैश कोर्स शीट पे, डीपीपी विद सॉल्यूशन मैंने वहां पे डाल रखा है, ठीक है। उसको मैं कलर भी कर देता हूँ, उसको मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो मीडियम लेवल का है, ठीक है। तो उसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ मीडियम लेवल। और इसके अलावा मैं आपके जिसको फंडामेंटल प्रैक्टिस करना तो वो कोशिश करना कि वही आप अटेम्प्ट करो, क्या नाम है, पीवाईक्यू 2023-24 के इजी मीडियम वाले, ठीक है। तो उससे आपका काम हो जाएगा। चलो एक मिनट स्टार्ट करते हैं। आज हो सकता है 10:30 तक खींचेंगे ताकि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए। कल मैं लीव पे हूँ, तो कल मेरी जगह मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी, ताकि सर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करा देंगे, है ना। सर कन्हैया सर ने कहा था कि सैटरडे को ऑफ रहेगा इस बार। नहीं ऑफ नहीं है, क्लासेस होगी। मेरी जगह, मेरी क्लास की जगह वो लेंगे, तो हो सकता है केमिस्ट्री की 2 क्लास हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। क्लास तो अमन क्लास सर अवेलेबल है क्या?
अमन सर नहीं अवेलेबल है, ठीक है, नहीं तो उनकी लगवा देता हूँ। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, थोड़ा सा फटाफट देखते थे ना, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर। कंटेंट ये रहा, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। एक कभी कभी यूज होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना, ठीक है। यस सर। स्क्वायर में दो टाइप, ट्राइंगुलर डायगोनल। ट्राइंगुलर के भी दो टाइप, अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल के नीचे, मतलब नीचे वाला एलिमेंट जीरो। लोअर ट्राइंगुलर मतलब ऊपर वाला एलिमेंट जीरो। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये तीन एलिमेंट यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ये तीन एलिमेंट यहाँ जीरो होना चाहिए। डायगोनल मतलब डायगोनल के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है वो सब जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कंपलसरी जीरो होना जरूरी है। डायगोनल का स्पेशल टाइप स्केलर, जिसमें तीनों सेम हो, बचे हुए जीरो। स्केलर का स्पेशल टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता ही है, 1 1 1, बाकी सब 0 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स खो जाता है, ठीक है। एलजेब्रा में इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर आपस में सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। एडिशन भी कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं स्केलर के से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, रो करस्पॉन्डिंग रो मतलब कॉलम और रो से मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट हम निकालते हैं। मैट्रिक्स में बस हमको ये ध्यान देना रहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्डर है इसका m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है मान लो p क्रॉस q, तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो ए और बी, मान लो दो मैट्रिक्स है, ए और बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी को नल होना, हो सकता है ये कुछ अलग अलग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल आ, ठीक है। क्लियर है, आगे बात समझ में? ओके। यस। हाँ, अब a प्लस बी की पावर n, ये कभी कभी एक्सपांशन यूज होता है। इसमें आप बाइनोमियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाइनोमियल वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब ए और बी कम्यूट करें, एक दूसरे को कम्यूट करें, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट अगर बी ए के बराबर हो तो आप डायरेक्ट बाइनोमियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। मतलब ए बी अगर इक्वल टू बी ए है तो अपन बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का अगर मान लो होल क्यूब पूछा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर। ये लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, इफ ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है, जनरली हो भी सकता है इक्वल, हो भी नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बोलो। यस सर। ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये कर लेना ट्राई। अब कभी कभी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये हायर पावर वाले क्वेश्चन को अलग अलग तरीके होते हैं। जब भी आपके पास ये हायर पावर वाला क्वेश्चन है जिसमें किसी मैट्रिक्स की हायर पावर पूछी हो, एक मेथड तो क्या होता है, उसको ब्रेक कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में। जैसे मान लो कोई गिवन मैट्रिक्स एम, उसको आप ब्रेक कर दो आई प्लस ए के टर्म्स में, मतलब उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग निकाल लो और फिर ए की पावर्स चेक करो कि उसमें क्या पैटर्न आ रहा है, तो जनरली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सॉरी, एक तरीका क्या होता है, हाँ बता रहा हूँ, कोई भी गिवन जो मैट्रिक्स है उसको आप ब्रेक कर दो आइडेंटिटी, अभी इस पे क्वेश्चन भी करूंगा, आई प्लस ए के टर्म्स में, मतलब उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाहर निकाल दो और फिर इसकी ए की पावर चेक करो कि इस ए की पावर में क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये पैटर्न आपको देखना है कैसा बन रहा है, उससे आपका क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसी की पावर निकालो, एम, एम स्क्वायर, एम क्यूब, ये निकालो, तो आपको इनमें भी पैटर्न दिख जाएगा कभी कभी। क्लियर है, आ रही बात समझ में? यस सर। एक बार इसको ट्राई करो।
सर क्वेश्चन चेंज हो गया। सर सॉल्यूशन आ गया इस पे। हेलो, सॉरी, एक्चुअली ये मोबाइल लैपटॉप हैंग हो गया था। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ ठीक, सॉरी। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था एक मैट्रिक्स एम गिवन है, 5/2, 3/2, -3/2 और -1/2। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, इसको इसमें से आई अलग निकाला। आई किसे निकाला? मान लो यहाँ पे 5/2 को तोड़ सकते हैं 1 + 3/2 में, इसमें 3/2 है, इसको -3/2 कैसे रेन दिया और उसके लिए 1 - 3/2, तो सबको 3/2 के टर्म्स में लिख दिया। अब इसमें से मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग निकालो, 1 0 0 1, और इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 के साथ 3/2 ऐड होता है, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 0 के साथ 3/2, यहाँ पे 0 के साथ -3/2, और 1 के साथ यहाँ -3/2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैंने इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग निकाल लिया, और ये जो बचा हुआ है इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा ए मैट्रिक्स। इसको क्या नाम दे दूंगा मैं? ए मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये मैंने अपने गिवन मैट्रिक्स को i + a के टर्म्स में तोड़ लिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था। ये क्लियर हुआ स्टेप? यस सर। यस सर। अब मैं देखूंगा इस a की पावर में क्या पैटर्न आ रहा है। अब जैसे a मैंने जो माना है, अब क्योंकि आपको m की हायर पावर निकालना है, तो आप इस देखो इस a में क्या पावर पैटर्न बन रहा है। इसमें आप a² निकालो, a³ निकालो एंड सो ऑन करो, और इसमें देखो क्या पैटर्न बन रहा है। आपको जनरली क्या होगा, कहीं ना कहीं अच्छा पैटर्न दिख जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस केस में ए का जब हायर पावर ए आपका ये आ गया, इसकी हायर पावर निकाली गई तो ये नल मैट्रिक्स आ रहा था। क्या आ रहा था? नल मैट्रिक्स। तो अब जब इसको मैं बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन करूंगा तो आगे के सारे एक्सपेंशन तो 0 हो जाएंगे, तो मैं मेरा एक काम हो जाएगा, है ना। और अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ कि नहीं? देखो यहाँ पे मेरे पास क्या i + a है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कम्यूट करते हैं? आई और ए को कम्यूट करते हैं ना। i × a Yes, की sir. वैल्यू a × i के बराबर है, तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज कर सकता हूँ। n c0 a की पावर 0, है ना, i की पावर वो, प्लस nc1 a की पावर 1, nc2 a की पावर 2 एंड सो ऑन। अब आगे वाले तो सारे 0 हो गए, तो आपके पास इसी दो दो चीजें आएगी, इसका आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड नॉर्मल, कि कभी कभी तो डायरेक्ट m² m³ इन्हीं में पैटर्न दिख जाता है कैसे आगे बढ़ रहा है। तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट जो m है उसका m² निकालो, m³ निकालो, फिर देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसके हायर पावर में भी वैसा पैटर्न फॉलो हो जाएगा, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं हायर पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बोलो क्लियर है ये सबको? बोलो। यस सर। ठीक है, एक और Yes, क्वेश्चन sir. है यहाँ पे, एक ab = a दिया और ba = b दिया, इसका एक्सपेंशन पूछा है, तो वापस आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। अब देखो ab = आपको दिया हुआ है a और ba = दिया हुआ है b। ठीक है, तो इसको इसको अपन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं इन दोनों को, किससे क्या मिल रहा है। तो पहली इक्वेशन में लिख रहा हूँ, यहाँ से पहले इसको लिखा ab = a, है ना। अब देखो b की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ba। b की जगह क्या लिख सकते हैं, ba लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो यहाँ अच्छा ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में, तो ये क्या है, ab × a = a। अब ab को चाहो तो वापस a लिख दो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, a² = a आ रहा है, यस सर। है ना। तो एक रिलेशन क्या आ गया, a² = a। अच्छा a² = a आया, तो अब a की सारी हायर पावर a के बराबर ही होगी। a³ अगर मैं निकालूंगा तो a³ को भी क्या लिख सकता हूँ, a² × a की जगह वापस a लिखूंगा, a × a तो वापस a² बन जाएगा, a² को वापस a लिख देंगे, तो a³ भी a के बराबर। तो जितनी भी हायर पावर होगी वो सब a के बराबर आ जाएगी। यस सर। इसी तरह से बी में रिलेशन डेवलप करना, तो बी में कैसे रिलेशन डेवलप करोगे, ए की जगह लिख देना। अब जैसे ये वाला क्या है, बी ए = बी है, ए की जगह लिख देंगे ए बी, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी ए × बी = बी, बी ए की जगह वापस बी लिख देंगे, तो b² = b आ गया, और b² = b है तो b³ b की पावर 4, ये सब भी कितने होंगे, b के बराबर ही होंगे। तो ये दो रिलेशन आ गए। अब इसमें एक्सपांशन में अप्लाई कर देना, है ना। जी सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज मतलब क्या,
रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना, कॉलम को रोज सारे रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज मिल जाता है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी बहुत काम की होती है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे ए मिल जाता है, एडिशन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। के कांस्टेंट ट्रांसपोज के आप बाहर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अब चाहे 2 हो या 3 हो, ऑर्डर आप रिवर्स कर दोगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, पावर भी ट्रांसपोज में अलग अलग हो सकती है। ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज निकालो, ए की पावर ए ट्रांसपोज का होल एन निकालो, बात सेम है। क्या चारों क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, ट्रांसपोज का फंडामेंटल है, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, Yes, sir. इन प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन एक और है, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है इसमें ये देखना। यहाँ पे पहले डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, देखो फटाफट। आपको एक क्वेश्चन में दिया पी एक 3x3 मैट्रिक्स जिसमें पी ट्रांसपोज की वैल्यू 2p + i के बराबर गिवन है, और पूछा क्या क्या है कि px की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ पे 2 चीज देखनी है, एक तो गिवन डेटा ये है, और जो पूछा गया है वो ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज आस्क्ड, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। और मुझे p × x की वैल्यू पूछी है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले p × x का वैल्यू पूछा गया है, तो पहले p निकालना पड़ेगा। तो यहां से p कैसे निकालें, मुझे p ट्रांसपोज में रिलेशन दिया, यहां से मुझे p निकालना, तो क्या करें, ट्रांसपोज कर लेना सर। वेरी गुड, ट्रांसपोज बोथ साइड। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, ये ट्रांसपोज हट जाएगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं ट्रांसपोज ले लूंगा तो ये आ जाएगा, ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, और ट्रांसपोज एडिशन में अलग अलग हो जाता है। तो ये जाएगा p = 2p ट्रांसपोज + i, आइडेंटिटी के ट्रांसपोज में तो वापस i आ जाता है। अब यहाँ p आ गया, लेकिन अभी भी p ट्रांसपोज, अब इस p ट्रांसपोज की वैल्यू मैं यहाँ पुट अप कर देता हूँ। तो p = देखो यहां तक मेरे पास क्या आया, p = ट्वाइस ऑफ p ट्रांसपोज + i, ये समझ में आ गया। यस सर। अब ये p ट्रांसपोज की वैल्यू की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, 2p + i, यस सर। ये लिख दिया, ताकि पूरी इक्वेशन में से ट्रांसपोज हट गया। तो p आ गया 4p + 2i + i हो जाएगा 3i, इधर उधर भेजोगे तो 3p = -3i, मतलब p = -i, ये आ गया। अब पूछा क्या था, px, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ix मतलब -x आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दिखने में बहुत अजीब था, लेकिन मैंने 2 चीजें इस क्वेश्चन में क्या सोची कि ट्रांसपोज जो था मेरे पास उसका यूज मैंने कैसे किया, पहले p निकाला, और जो पूछा गया 2 चीजें ऑब्जर्व करी, गिवन डेटा क्या था, पूछा क्या क्या था। तो जो पूछा गया था उसकी डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन को लेता गया, अपने आप सॉल्व किया। क्लियर है? सर नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये आपने पहले भी नाम देखे होंगे, याद आ रहा है? यस सर। जल्दी बताओ, सिमेट्रिक किसको बोलते थे? ए ट्रांसपोज ए। ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाए उसको सिमेट्रिक बोलते थे। सिमेट्रिक के दिखने में कैसा दिखता था कि डायगोनल मान लो कुछ भी हो, नॉन डायगोनल जो बचे हुए एलिमेंट है वो इधर उधर के सेम होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है अगर आपके पास 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, हाँ है ना, तो सिमेट्रिक। यस सर। इसक्यू कैसा दिखता था, ये माइनस लग जाता था बस, डायगोनल में 0 होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए, डायगोनल में क्या होना चाहिए, 0, होना चाहिए। और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका इधर नेगेटिव होता था, यस सर। यस अपोजिट साइन वाले, हाँ है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। और इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती थी, ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है। ए ट्रांसपोज -a के बराबर, वेरी गुड। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती थी कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा भी मैट्रिक्स हो अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करें तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिमेट्रिक। उस मैट्रिक्स को उसके साथ उसके ट्रांसपोज के साथ सब्सट्रैक्ट कर दे तो कैसा मिलेगा, सिमेट्रिक। और आपको फिर ये भी बोला गया था किसी भी मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स को आप उसके सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में तोड़ सकते हो, है ना। यस सर। जी सर। ओके, इस पे आगे सर मुझे property- सर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट 0 होता है सर। हाँ बता रहा हूँ आगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 सिर्फ तब होगा जब उसका ऑर्डर ऑड होगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। अगर ऑर्डर ऑड है तो ही डिटरमिनेंट 0 होगा, इवन ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। क्लियर है? ओके सर। एक ये हो गया सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, एक ही क्वेश्चन में पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। अभी मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ऑर्थोगोनल बताओ क्या होता है? सर ए ट्रांसपोज ए ट्राई करेंगे तो आई आएगा। हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स ए को अपन ऑर्थोगोनल बोलते हैं।
ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे ही आता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? एक तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू +-1 के बराबर आया ना, ठीक है, क्लियर है। जी सर। एक और होती है, अभी आगे बताऊंगा। सेकंड, अगला बताओ आइडेंटिपोटेंट, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ए स्क्वायर करने पे क्या आ जाए? ए आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिपोटेंट। अच्छा, इसके अलावा इसमें वापस वही चीज हो जाएगी, ए क्यूब करो या ए की पावर 4 करो, वो भी सब हायर पावर वापस किसके बराबर आएगी? ए के बराबर ही आएगी, है ना। यस सर। मेन ये कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ये इनवॉलेटरी ए स्क्वायर आई। ए इसके, देखो याद रखने का तरीका, आगे आई है ना, तो ए स्क्वायर अगर आई के बराबर आ जाए तो ये, अगर आगे आई है नहीं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसे याद रखने का। मैं तो ऐसे याद रखता था, आगे मैं भूल जाता था बहुत बार, इनवॉलेंट्री में ये आएगा कि आइडेंटिपोटेंट में ये आएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। जिसमें आगे आई है नो आइडेंटिटी, तो इसमें ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर होगा। क्लियर है, बोलो। जी सर। इंपॉर्टेंट में क्या होता था कि ए की कोई एक पर्टिकुलर पावर आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए और उसकी जस्ट प्रीवियस पावर नॉन जीरो आ जाए, है ना। सिंगुलर मतलब जिसमें डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट हाँ, 0 और नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो। क्लियर है, 0। यस सर। यस सर। ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, देख लेना। ये डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। किसी भी मैट्रिक्स को दो के सम में तोड़ सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो देखो, एक ही वैरायटी में कवर हो जाएगा। ज्यादातर स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कोई ना कुछ गिवन डेटा दिया होता है और पूछा होता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे यहाँ पे गिवन डेटा में क्या है? ए और बी, ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, और पूछा गया है इसमें से कौन सा गलत है, मतलब पीछे कोई क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, मतलब इनके बारे में पूछा गया। ऐसी वेरायटी जनरली जेई में आपके पास पूछे जाते हैं, तो इस वेरायटी को भी करने का बहुत अच्छा तरीका है। सुनना ध्यान से, प्रैक्टिस आप घर पे करना। सबसे पहले गिवन डेटा को ढंग से उतारो। तो क्या गिवन डेटा बताओ, इससे क्या रिलेशन आएगा? ए सिमेट्रिक है तो क्या बोलूंगा? ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। यस सर। बी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? माइनस बी। माइनस बी, वेरी गुड। अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, जिसको भी चेक करना है उसको हम नया मैट्रिक्स सी मान लो, है ना, ये तरीका सिखाया था। जिसको भी चेक करना है उसको क्या मान लो? सी मान लो। अब ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तब पता चलेगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जी सर। है ना। हमेशा करने का तरीका क्या? जिसको भी पूछा उसको सी मान लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, पावर में पावर को अलग अलग कर सकते हो, है ना, याद आ रहा है? यस सर। अब जो गिवन डेटा वो अप्लाई कर दो। ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? ए। बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? माइनस बी। बी। तो इससे क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब देखो ये सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर माइनस सी के बराबर। अब सी ए था तो ये एग्जैक्टली सी के बराबर आ रहा, तो सी ट्रांसपोज अगर सी है तो सी कैसा होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। तो मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मुझे क्या पता करना? इनकरेक्ट ऑप्शन पता करना। तो ये तो नहीं आएगा, ये तो करेक्ट ऑप्शन है मेरा। जी सर। अब वो पता करो कौन सा ट्रू नहीं है। इसी तरह से बाकी भी चेक कर सकते हो। चलो जल्दी से बी चेक करके बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पता करो ए बी माइनस बी ये सिमेट्रिक आएगा कि इसकी सिमेट्रिक आएगा? ऑप्शन नंबर बी चेक करो। और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो जिसको निकालना उसको हमने पूछ लिया। जब आप भी सॉल्व करो तब तक मैं भी लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत। सिमेट्रिक है सर। सबने किया, बाकी लोग भी करो। देखो तो जिसको चेक करना है उसका ट्रांसपोज, उसको सी मान लेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर। यस सर। अब जो गिवन डेटा है उसको अप्लाई कर देना। बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी। आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस बी ए प्लस ए बी। बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो? ए बी माइनस बी है, जी सर। और ए बी माइनस बी मतलब वापिस सी के बराबर, मतलब ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक, है ना। यस सर। इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेना, जो ऑप्शन गलत हो उसको आप टिक कर सकते। तरीका ये ध्यान रखना,
ठीक है, चलो नेक्स्ट ये बता दिया मैंने ऑलरेडी, ऑर्थोगोनल ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पे ये सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे, जैसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे, इनका मतलब इनके स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ऑर्थोगोनल के केस में कितना आता है, 1। जैसे यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करो, √3/2 का स्क्वायर करो और 0 का स्क्वायर करो, ये कितना आएगा, 1। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी का यूज कभी कभी कर सकते हो, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो ये तो याद रखना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, +-1। क्लियर है? ओके सर। वो कोई पर्टिकुलर लो के स्क्वायर का सम 1 आता है, ये ध्यान रखना। इसी पे भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखो एक और हायर पावर वाला क्वेश्चन था, इसमें पावर आप निकाल के देखोगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना है। जी सर। इसके बाद माइनर एंड कोर फैक्टर आपको पता ही है, जैसे कोई है मान लो 1 2 7 5 8 9, माइनर को फैक्टर पता है ना क्या होते हैं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इनका बस ये पता है आपको क्या होते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी है छोटी मोटी, याद रखना कि एक तो किसी और के माइनर को किसी और एलिमेंट डिटरमिनेंट में होती है कि मान लो एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग माइनर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है, आगे बताऊंगा वापस से। और किसी और के एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है। एनसीईआरटी में पढ़ा था कभी ये? यस सर। अभी आगे मैं वापस बताने वाला हूँ, इसको लिखा है वो है मैंने आगे। ठीक है, मैं अगला इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, ये दोनों प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है और उस पे होल डिटरमिनेंट है तो अलग अलग कर सकते हो, चाहे एक हो या तीन हो। मान लो 3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, तो आप क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ सी, है ना? यस ए इंटू बी Yes. माइनस सी ऐसे दिया और उसका होल डिटरमिनेंट है, तो इसमें भी अलग अलग, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस सी। क्लियर है? तो प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको याद रखना, आपने अप्लाई भी किया होगा। और डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर का निकलेगा, ध्यान रखना, और किसी का निकल। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालना है। कोई भी कांस्टेंट अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आएगा। याद आ रहा है? यस सर। किसी भी कोई भी कांस्टेंट डिटरमिनेंट के बाहर k की पावर n बन के बाहर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज अ 3x3 मैट्रिक्स, मान लो ये 3x3 मैट्रिक्स है, 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट है, इस 5 को अगर मुझे बाहर निकालना तो कैसे बाहर आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी k की पावर n बन के बाहर आएगा। आगे एडजॉइन में इसका यूज हम करेंगे, आपको पता है इसका यूज होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, और प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। एक और अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, पावर वाली, कि अगर पावर है तो पावर को भी अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक को पूछा कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको, मान लो वो पूछा कि ए क्यूब का डिटरमिनेंट निकालो। अब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम लेगा, इससे अच्छा आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के एक वैल्यू है उसका होल क्यूब कर दो, ये ज्यादा अच्छा है ना? मतलब पावर को आप बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकाले, इससे अच्छा क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो उसका होल क्यूब कर दो, मतलब पावर को आप डिटरमिनेंट में सेपरेट कर सकते हो। कैसे आया, ये भी सिंपल है, ए की पावर एन का डिटरमिनेंट पूछा है, अब ए की पावर एन का मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते है ना, तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स से ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी पावर 2006 0 के बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर है। किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स। अच्छा, अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट तो ले ही सकता हूं मैं, है ना? यस तो सर। अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2006, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। एक ये यहाँ से गिवन डेटा आया। क्लियर है? यस सर। अगला गिवन डेटा देखते हैं क्या गिवन है। अगला रिलेशन क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है। अब मुझे पूछा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी। हाँ, तो मुझे इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए। बी कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए, इसमें से भी ए कॉमन आ रहा है तो बी माइनस, अच्छा जब भी ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, आई। आई। मैट्रिक्स में आई लिखना, ठीक है, 1 मत लिख देना।
अगर यहाँ से ए कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, बी माइनस आई। अब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी थी तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी माइनस आई। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस आई। ऑलरेडी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, तो अगर ये 0 से मल्टीप्लाई करो तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, आया ना। Yes, ये sir. प्रॉपर्टी का अप्लाई करने का वैसे क्वेश्चन अप्लाई करवा दिया। एक और एप्लीकेशन बोला, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसका इसका डिटरमिनेंट पूछा, किसका डिटरमिनेंट पूछा, ए की पावर 2016 माइनस 2 ए की पावर 2015। क्या करोगे जल्दी से बता, पहली स्टेप। पहले 2014 कॉमन फिर दोनों को कॉमन निकाल लोगे, जो कॉमन दिख रहा है। यस सर। यस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, वो पावर भी सेपरेट हो जाती है। जी सर। बस अब सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2014, ये तो निकालना आसान है मेरे लिए। यस डिटरमिनेंट सर। ऑफ ए तो निकाल ही सकता हूँ मैं, यस सर। जी सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन, तो -1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2014। इसका काम हो गया। अब बच्चा हुआ कैसे निकालेंगे, अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई तो निकाल ही सकता हूँ ना, यस सर। बोलो। ए स्क्वायर निकालोगे पहले, ए स्क्वायर कैसे निकालते, ए को ए से मल्टीप्लाई करके 2a भी निकाल लोगे और आई भी निकाल लोगे, इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कोई ना कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। उसका फिर क्या निकालना है आपको, डिटरमिनेंट। उसका फिर क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल के यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना। क्लियर है। अब देखो डे 2016 में आया था, लेकिन टफ नहीं था, सिंपल फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था। आ रही बात समझ में। यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, फटाफट एक बार बताना, सुनना। पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि सारी रोज को कॉलम्स में अगर इंटरचेंज करते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, दोनों से आंसर सेम आता है, यस सर। यस सर है ना। ये भी प्रॉपर्टी काम की याद रखना, किसी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, ए निकालो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी रो को आपस में इंटरचेंज कर दे किसी और रो के साथ, या किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे किसी और कॉलम के साथ, तो क्या होता था, सब माइनस बाहर आ माइनस बस वैल्यू चेंजेस बाय साइन, वैल्यू चेंजेस बाय साइन। मतलब अगर मान लो पहले आंसर 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा, -5। ये है नॉर्मल प्रॉपर्टी, समझ आ रहा है। यस सर। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, आइडेंटिकल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, मतलब मान लो डिटरमिनेंट केस में मान लो 2 1 3 7 3 4 2 1 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो 1 और रो 3 क्या सेम है। यस सर यस सर। यस तो एनी सर टू रो और कॉलम, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम होगा तो भी आंसर क्या आएगा, 0। रेशियो भी सेम हुआ तो भी आंसर क्या आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल 2 1 3 7 9 11 6 3 9। यहाँ पे आप देखो रो 1 और रो 3 के रेशियो, इनका इसका और इसका रेशियो देखो, 2/6 1/3 1/3 1/3 है, यस तो भी सर। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कि अगर डिटरमिनेंट को किसी के से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट है 2 1 7 8 9 0 1 1 2, इसको मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट के केस में क्या सब मल्टीप्लाई, कोई एक रो या कॉलम मल्टीप्लाई होता है, एक रो है कॉलम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, सारे को मल्टीप्लाई मत कर देना। तो मान लो आपने इसको कर दिया, आपकी मर्जी कहीं पे भी करो, लेकिन कोई एक रो या एक कॉलम ही होगा, बाकी सब सेम रहेंगे, आया ना। यस पांचवी प्रॉपर्टी, अगर मान लो एडिशन के टर्म्स में हो तो उसको अलग अलग कर सकते हो, x1 + y1 ऐसा हो मैं बताता हूँ। इसके अलावा एक मिनट लिखी होगी, देखो ये समझ में आ गया, यहाँ तक 4 प्रॉपर्टी तक तो। यस सर। यस सर पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी हो गई, और ये हाँ एडिशन के टर्म्स में दिया हो तो अलग अलग कर देना, बची हुई 2 रो सेम रहती है, ऊपर को इसको ब्रेक कर सकते हो, चाहे रो में हो Yes, sir. कॉलम में कहीं भी ब्रेक कर देना, ठीक है। समेशन हो तो समेशन में भी जो भी वेरिएबल वाली उस रो में आप बांट सकते हो या कॉलम में बांट सकते हो। जनरली आपको एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल आएगा, बची हुई 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट रहेंगे, तो वो एज इट इज रहेंगे, तो समेशन भी आप बांट सकते हो। अगली प्रॉपर्टी की ये वाला ऑपरेशन लगाने से RI चेंजेस टू RI + KRJ,
या फिर CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ, ये वाला रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, मतलब ये वाला आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनरली हम तब लगाते हैं जब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मुझे करना हो। हायर वैल्यू दे दियो, मैं RI चेंजेस टू RI प्लस KRJ, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना ये और ये स्टार्टिंग वाला सेम होना चाहिए, इसका क्वेश्चन 1 होना चाहिए। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5R1, ऐसा भी अगर इस तरह का रो ऑपरेशन हम लगाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, कभी कभी अगर क्वेश्चन में याद आए तो इनको याद कर लेना, याद रख सको, और नहीं याद रख सको तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना काम का नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, फंडामेंटल क्लियर है, 6 प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और आप, Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एक आध दो बार क्वेश्चन आया कि किसी डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है फॉर ऑर्डर 3, आपको ऑर्डर 3 के लिए करवा रहा हूं मैं, इसी का पूछेंगे, ऑर्डर 2 का तो आप खुद ही कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगा लगा के। ऑर्डर 3 के लिए कंडीशन क्या होगी सुनना, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे थर्ड ऑर्डर के लिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया क्योंकि डिटरमिनेंट है, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लो आपके यूज हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स बता दे, मान लो फॉर्म अ डिटरमिनेंट यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 3 1 2 3 4 7, मान लो ऐसा कोई लिख दिया रैंडम, इनमें से आप वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है, जो मर्जी आए वो वैल्यू यूज करो, और किसी को रिपीट भी कर सकते हो, सारी वैल्यू सेम भी रख सकते हो, मतलब लेकिन बस इसमें से यूज करना है आपको, मतलब यहाँ पे हो सकता है सारे 1 रख दो, सारे 2 रख दो, सारे 7 रख दो, आपकी मर्जी। आपको 3x3 का यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, तो मेरे को इस तरह से वैल्यू पुटअप करनी है कि ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम लाने के लिए कौन सी चीज कहाँ पे रखेंगे? सर मैक्सिमम वैल्यू को मेन डायगोनल पे रख देंगे, अच्छा, और बची हुई जगह? लीस्ट वैल्यू को शायद। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। मैक्सिमम निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर इस डिटरमिनेंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, जो डायगोनल पोजीशन है उस पे क्या रखोगे, मिनिमम, उस पे क्या रखोगे बोलो, मिनिमम, और नॉन डायगोनल पोजीशन पे क्या रखोगे, Maximum. मैक्सिमम। नॉन डायगोनल पे आप रखोगे मैक्सिमम, क्लियर है, बोलो। जी सर। Yes, sir. आपको इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो डायगोनल वाले पे मिनिमम रख देना, जो भी छोटी वैल्यू है, और नॉन डायगोनल वाले वैल्यू पे मैक्सिमम रख देना, जैसे इस केस में। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा डायगोनल पे? 1. 1, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 1 है, और नॉन डायगोनल पे क्या लिख दूं? 7. 7। तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आंसर आएगा, क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, अब पूछे भाई मिनिमम कैसे आएगा, तो Diagonal पे maximum. इसी का नहीं उल्टा। नहीं, ऐसा निकालना, सुनो, हाँ, इसी का मतलब नेगेटिव टाइम्स। मिनिमम निकालने के लिए क्या करना, जो आंसर मैक्सिमम में आई है बस उसी के आगे क्या लगा देना, माइनस साइन। माइनस साइन। Minus 1. ये ध्यान रखना, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस साइन, क्लियर है। Yes, जी sir. सर। सॉल्व करो इसको और पता करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है, करो ट्राई सब लोग। Sir, minimum 4 आ रही है. Sorry, maximum. नहीं,
सर 24 नहीं, सर 112 डिटरमिनेंट निकालना भूल गए क्या आप लोग? सर वापस निकाल देखो, लिया आंसर गलत आ रहा है, बताओ क्या आंसर आएगा मैक्सिमम? सर 24 आ रहा था मेरा तो 276 कितना? 276 नहीं, फिर छोटी सी गलती करिए। ऐसे करोगे तो क्या काम चले? मैं पूरा चैप्टर पता करा रहा हूँ या पता चल डिटरमिनेंट की वैल्यू में गलती करी है? सर 112 है क्या? मुझे लगा था ये क्वेश्चन छोड़ दूं मैं, अच्छा हो करवा लूं। नाम खराब करोगे तुम मेरा। कल से कोई और टीचर क्लास लेगा, कहेंगे क्या पढ़ाया सर ने। देखो चलो, आंसर गलत किस आ रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। डायगोनल में क्या आएगा? 1800 अरे आप तो 1890 अरे आप तो बताओ डायगोनल में क्या आएगा? हो गया टाइम खत्म, पता। 1 1 नॉन डायगोनल क्या आएंगे? 5 5 ये किया था सबने? yes sir अब yes इसको sir ओपन कैसे करते? किसी एक रो के बाद ओपन कर दो, 1 इंटू उसका माइनर, -5 इंटू उसका माइनर। आता है डिटरमिनेंट ओपन करना सबको? यस सर देखो अब कहा एक का भी आंसर सही नहीं आया था। 1 इंटू इसका क्या आएगा? 1 माइनस 25, -5 इंटू 5 माइनस 25, +5 इंटू 25 -5, आ जाएगा माइनस का 24। चेक करते रहना, ये आएगा माइनस का 20, 25 जा 100, ये 20, 25 जा 100, तो 200 माइनस 24 कितना होगा? 176। क्लियर है? yes sir yes sir मेरी गलती तो नहीं? आपने अपनी गलती पकड़ी? कहाँ गलती हो रही है? यस सर यस तो मैक्सिमम वैल्यू 176 और मिनिमम -176 -1 हो गया। अब देखो प्रैक्टिस करो, यही हालतें हो रही है यहाँ पे। तो पता चलो ऑप्शन में उन्होंने आपका गलत ऑप्शन भी दे दिया, तो आप तो वही टिक करके आ जाओगे। क्लियर है? प्रैक्टिस करना है इनकी भी। आगे बात समझ में? yes sir प्रोडक्ट ऑफ टुडे में ये छोड़ दो अभी के लिए, काम का काम है। सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक समझ में आ गया था? yes sir यस सर ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइन बताओ क्या होता था? वो फैक्टर्स को ट्रांसपोज हाँ, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे निकालते हैं? उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, है ना? यस yes सर sir और उसका ट्रांसपोज ले लो तो आपके पास एडजॉइन मिल जाता है। एडजॉइन की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती थी पहली? sir एक adjoint को of a adjoint of a अगर determinant उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। हाँ, और ये कम्यूट भी करता, ध्यान रखना। कम्यूट मतलब उल्टा भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, मतलब एडजॉइन ऑफ ए को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, किसके बराबर? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। क्लियर है? जी सर याद रखना। इसके अलावा जो मेजर मेजर प्रॉपर्टी है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ए मान लो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स स्क्वायर ही होगा। उसके एडजॉइन का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो क्या होता था? बोलो। डिटरमिनेंट एन माइनस वन। पावर n-1। वेरी गुड। दो बार अगर आ जाए तो n minus 1 का whole square डिटरमिनेंट में, केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तीन बार आ जाए तो होल क्यूब हो जाएगा सर n इज द ऑर्डर, याद रखना। एक और, हाँ, एडजॉइन ऑफ कोई कांस्टेंट है k या फिर स्केलर है k इनटू a हो, ऐसा कुछ था ना? यस सर इसमें k बाहर निकालने का तरीका क्या होता था? के की पावर एन नंबर माइनस से एक माइनस yes sir k की पावर n-1 आता है इनटू एडजॉइन ऑफ ए। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट नहीं है, एडजॉइन मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स में से निकाल रहा है, डिटरमिनेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं, ये कोई मैट्रिक्स से k उसमें से अगर k बाहर निकालना है तो k की पावर n-1 बन के बाहर आएगा इनटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है? यस सर। यस सर यही थी ना? ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी थी?
ये तो अभी इसका यूज करेंगे वापिस। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या होता था, के की पावर n बन के बाहर आते थे, याद है? दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना? बोलो। यस सर। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, इन सबका यूज करते हुए क्वेश्चन आते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ये देख लो एक बार सारा। और मान लो एक नॉर्मल एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए है, डिटरमिनेंट नहीं है, तो उसको भी क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। क्लियर? Yes. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर ए एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को भी पूरे के बाहर निकाल सकते हो। कांस्टेंट के की पावर n बन के बाहर आएगा, n माइनस वन बन के बाहर आता है। पावर भी अलग अलग हो सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए की पावर m का एडजॉइन निकालना, तो एडजॉइन ऑफ ए की पावर m, पावर भी आप बाहर निकाल सकते हो। प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, याद रखना। ये 7 प्रॉपर्टी सातों के सातों याद रखना है। क्लियर है? देख लो अच्छे से। Yes, sir. क्वेश्चन करो आप। Yes, sir. चलो एक बार प्रैक्टिस करो, निकालो इनका आंसर फटाफट। गलती मत करना, जल्दबाजी। चारों का आंसर निकालो, फिर मैच करेंगे। बोलना मत अभी आंसर। हो गया? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट वाले में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 क्रॉस 3, तो होल स्क्वायर n माइनस वन होता है ना? Yes. तो हो जाएगा 4। सेकेंड वाले में n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर 4। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपोज में क्या होगा? तो ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा सर। और डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर, सेम रहेगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालू या बी ट्रांसपोज निकालो, आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। यस सर। Yes, sir. एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो, बात सेम ही है। जी सर। 5 वाले केस में कैसे करोगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। Five फिर की पहले power n एडजॉइन से minus बाहर one. लाएंगे। सबसे पहले किसको बाहर निकालोगे? पहले अंदर से 5 को बाहर निकालना। सर। जी ये 5 कैसे बाहर आएगा? के की पावर n माइनस वन। 5 की पावर 2 बन के। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? 25a आया ना? यस सर। अब पहले अपन ने क्या करा? एडजॉइन से बाहर निकाला। अब डिटरमिनेंट से बाहर कैसे निकलेगा? 25। पावर 3। पावर 3। 3। वेरी गुड। तो हो जाएगा 25 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दैट इज 4। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसको करो।
हो गया? बोलो। यस सर, होने वाला है। सर क्या आंसर आ रहा है? सर 16 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। अच्छे समझना इसको, एक ही क्वेश्चन में वैरायटी कवर। ये थोड़ा हो सकता है टफ हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन है जिसमें सारी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या सोचेंगे? अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो दो चीजें, एक बी है और एडजॉइन ऑफ टू है। दो अलग अलग मैट्रिक्स है। अभी डिटरमिन, पहले अंदर की चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। दो अलग अलग मैट्रिक्स है ना? अब एक Yes, sir. प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी थी, दो अलग अलग मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो, एडजॉइन ऑफ ए बी, इसको आप क्या लिख सकते हो? एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। प्रोडक्ट में दो दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में होल एडजॉइन है तो उल्टा हो जाता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी डिटरमिनेंट का नहीं सोच रहा, अभी पहले अंदर को सिंप्लीफाई करेंगे, है ना? तो डिटरमिनेंट तो चलता रहेगा, पहले अंदर वाली चीजों को देखेंगे। तो इस पूरी अंदर वाली चीज में मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। एक ये था और एक ये था, तो अलग अलग प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा। तो एडजॉइन टू ए अलग आ जाएगा और एडजॉइन बी अलग आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो ये, अब ये अपने आप में एक कोई ना कोई मैट्रिक्स है, ये अपने आप में कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। जी सर। तो चाहो तो आप यहीं पे भी अलग अलग कर दो। तो इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, प्रोडक्ट में अलग अलग कर लिया, हाँ है ना? जी सर। अब प्रॉपर्टी का सोचते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडजॉइन ऑफ सम मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है, दो बार एडजॉइन का होल डिटर्मिनेंट तो पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आती है। Yes, sir. Yes, sir. और एडजॉइन ऑफ बी, किसी भी का एडजॉइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस वन। एक बार है तो n माइनस वन, दो बार है तो n माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, sir. जी सर। ये क्वेश्चन ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही होंगे, एकदम शांति से करोगे तो डूएबल है। तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए की पावर, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर दैट इज फोर, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर टू। यहां तक समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। अब देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये पूरे डिटर्मिनेंट की पावर फोर है। ये पूरे डिटर्मिनेंट की पावर क्या है, फोर। तो सबसे पहले टू से टू को हटाओ। तो टू को बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, 2 का क्यूब सर। टू का क्यूब बन के बाहर आएगा और अंदर ये बच जाएगा। और ध्यान रखना पावर फोर है पहले से, तो उसको अपन पहले अलग रख रहे हैं, हाँ है ना? Yes, sir. पावर फोर को सेपरेट ही लिखना, इसको एक एक करके भेजेंगे दोनों में। सबसे पहले मैंने टू को बाहर निकाला, अब पावर फोर दोनों में बांट देना। ये पावर फोर दोनों में बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, टू की पावर थ्री फोर जा 12, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर फोर, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर चल ही रहा है, हाँ है ना? यस समझ में आ गया? अब इनकी वैल्यू पुट अप कर देना, दोनों की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ है ना? यस Yes, सर। yes. वैल्यू पुट अप कर देना, आपका आंसर आएगा 64। ठीक है? Yes, sir. यस अलग अलग तरीके हो सकता है आपने थोड़े अलग तरीके से किया हो, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली आपको ये काम करना है। क्लियर है? Yes, sir. यस ओके, इसको ट्राई करो चलो।
हो गया? यस सर। क्या आ रहा है? चलो देखो फट। पहले ये तो दो चीजें हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, बाकी तो क्वेश्चन है। एडजॉइन, फिर 2 एडजॉइन और फिर 2a, यही है ना? है यस ना? सर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मेन इसी का है कि इसको कैसे करना है वो आपको सिखाना है मुझे। सबसे पहले किसको निकाले बाहर? बाहर वाले 2 को भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हाँ इस 2 को बाहर निकाला ताकि एक झंझट खत्म हो। आपको पता है ये 2 डिटरमिनेंट के बाहर से निकलेगा, तो डिटरमिनेंट के बाहर 2 की पावर n बन के बाहर आएगा। यस सर। बाकी चीजें एज इट इज, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है? यस सर। अब बताओ अगला किसको निकालने बाहर? बोलो। सर 2 को। सर अंदर वाले 2 को। वेरी गुड, अंदर वाले 2 को निकाल। अब ये एडजॉइन में से निकालना, तो एडजॉइन में से कैसे बाहर निकलता है अंदर वाला 2? 2 की सर पावर -1 2 की n पावर minus n-1, तो 2 को स्क्वायर बन के बाहर आएगा। यस सर। बाकी सब चीजें एज इट इज। ये 2 हट गया, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? यस यस सर। अब वापस यहाँ पे एक बाहर आ गया, अब इसको भी अब जैसे वापस डिटरमिनेंट के पास आ गया, अब इसको पहले निकाल लेते बाहर, है ना? बोलो। यस सर। अब ये क्या 4 है? 4 का क्यूब। 4 की पावर 3। हाँ 4 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, सबको समझ में आ रहा था? 8 पहले से था। ये जो यस सर। ये जो 4 है, 4 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, हाँ, है ना? जी सर। एडजॉइन Yes, sir. ऑफ 2 है। क्लियर है? क्लियर हो गया? यस सर। तो जगह 8 इंटू 4 4 16, 16 4 64, तो वापस ये हो जाएगा एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है, तो 2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा Yes. 2a की पावर 4, इस 2 को भी बाहर निकाल लेना, है ना? कर लोगे सॉल्व अप? यस सर हो जाएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन बचा है, उसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? टाइम भी So हो इसका गया। आंसर क्या था? इसका आंसर एक मिनट बताता हूँ। इसका आंसर आपका आ रहा है 11, फाइनल आंसर। Okay, sir. और ये जो डिटरमिनेंट आप निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आएगा 32 की पावर 5, ठीक है? ओके ओके, चलो आज इतना ही रखते, नेक्स्ट क्लास में मिलते सर हैं, वो ठीक है? भेज दीजिएगा 23 24 के। हाँ भेज दूंगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर।